नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया वाली सीरीज में एक और नए टॉपिक के साथ में आज हाजिर है आपके सामने। और आज का एक नया टॉपिक होगा, इसमें हम बात करेंगे जाति और सामुदायिक ध्रुवीकरण की। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस टॉपिक के माध्यम से हमें बेहतर तरीके से ये समझने को मिलेगा कि एक्चुअल में ये ध्रुवीकरण होता क्या है, पोलराइजेशन होता क्या है और किस किस प्रकार से होता है, क्या टाइप होते हैं इसके, ठीक है ना, इसका महत्व क्या होता है। तो ये सारी बातें जो है हम आज के सेशन से समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ूं उससे पहले जो नए छात्र हैं उनको भी बता दूं कि ये हमारा लेक्चर नंबर 11 होने जा रहा है। इससे पहले 10 लेक्चर हमारे हो चुके हैं इस सीरीज के। टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं देखे हैं तो कहां मिलेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको प्लेलिस्ट विजिट करनी होगी। और जैसे ही आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये नंबर ऑफ लिस्ट, जो सभी अलग अलग जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डिटेल में क्लासेस है, नोट्स के साथ में है, जहां पर जाकर के आप पूरी तरह से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों, जो सब्जेक्ट हम अभी ले रहे हैं स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसका ये सिलेबस है। और सिलेबस ये यूनिट वाइज सिलेबस है, जिसमें टॉपिक आप देख पा रहे हैं, हर टॉपिक पर हमारे लेक्चर होते हैं। अर्थात ये कि जो भी हम लेक्चर लेते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक लेते हैं। क्लियर है ना? तो जिनको नहीं पता है वो अच्छे से यहां से समझ ले। ऐसा नहीं है कि किसी भी टॉपिक पर लेकर के आगे और अगले टॉपिक छोड़ दिया, या मतलब बीच बीच में से कहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि चैप्टर बाय चैप्टर हमारी सभी सेशन चलते हैं। ठीक है ना? प्रॉपर क्लासेस चाहिए, पूरे सीरीज बाय क्लासेस चाहिए, तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट विजिट करनी होगी। अभी हमारा सेशन 3rd यूनिट पर चल रहा है और 3rd यूनिट में दोस्तों हमारा पहला टॉपिक डिस्कस हो चुका है ना। टॉपिक नंबर 6 डिस्कस हो चुका है, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में क्षेत्रीय पहचान और रुचियां और आकांक्षाओं पर डिस्कस किया था। ठीक है ना? क्षेत्रवाद क्या होता है, इस पर बात की थी। आज का सेशन होगा हमारा जाति और सामुदायिक ध्रुवीकरण क्या होता है। जाति और सामुदायिक ध्रुवीकरण, ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं सेशन आज का। ये पूरा सिलेबस है आपका, देख लीजिएगा एक बार। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले टेबल ऑफ कंटेंट। दैट मींस कि आज के इस पूरे सेशन में, इस पूरे टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो किन किन बिंदुओं के माध्यम से, किन किन कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आज का टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ध्रुवीकरण होता क्या है, पोलराइजेशन होता क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ध्रुवीकरण के प्रकार। ठीक है ना? ध्रुवीकरण के प्रकार, और बाद में हम देखने वाले हैं जातीय ध्रुवीकरण क्या होता है, इसके बाद सामुदायिक ध्रुवीकरण क्या होता है, जाति और सामुदायिक ध्रुवीकरण का महत्व क्या है, इसके बाद में लास्ट में हम देखेंगे इसके कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये टेबल ऑफ कंटेंट देने का मेरा उद्देश्य ये होता है इसके पीछे कि जो आप टेबल कंटेंट देख पा रहे हैं, ये पूरे टॉपिक, ये पूरा कंप्लीट एक टॉपिक है। ठीक है ना? लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपसे पूरे टॉपिक एक साथ पूछ ली जाए, और कभी ऐसा होता भी नहीं है, बल्कि इसमें हर एक जो कंटेंट है, जो पॉइंट है, हर एक में अपने आप में ही वह एक दीर्घ प्रकृति का प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं, इनको एक एक करके और डिकोड करना, समझना, इनको प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पोलराइजेशन होता क्या है, अर्थात कि ध्रुवीकरण क्या होता है। दोस्तों देखिए, ध्रुवीकरण तो हर एक स्तर पर होता है, डिपेंड करता है कि इसका स्तर कौन सा है। जो अभी हम चूंकि इसको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, राजनीति में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बात करेंगे जो है हमारे स्टेट स्तर के ध्रुवीकरण की, पोलराइजेशन की, अर्थात कि राज्य स्तर का ध्रुवीकरण क्या होता है। लेकिन अगर ध्रुवीकरण के को सामान्य शब्दों में समझा जाए तो ध्रुवीकरण हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल में बच्चे होते हैं, तो स्कूल में भी उनकी अपनी अलग अलग टीमें बन जाती है, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। तो वो ग्रुप क्या करते हैं, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो स्कूल में जो ग्रुप होते हैं बच्चों के, वो ग्रुप से ही ध्रुवीकरण की जो है शुरुआत हो जाती है ना? ग्रुप को ही ध्रुवीकरण कहा जा सकता है। तो इसी प्रकार से ध्रुवीकरण जो होता है, जो अलग अलग गुटों में बढ़ जाना होता है और एक दूसरे ग्रुप के साथ में कंपटीशन लग जाना होता है, वह हर स्तर पर पाया जाता है। अर्थात कि ध्रुवीकरण जो होता है वो हर स्तर पर होता है। चाहे आप अपनी निजी जीवन को देख लीजिए, चाहे आप किसी भी स्तर को देख लीजिए, हर जगह आपको ध्रुवीकरण देखने को मिल जाएगा। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इसलिए राज्य स्तर, अर्थात कि किसी राष्ट्रीय स्तर का ध्रुवीकरण क्या होता है, हम कंप्लीटली उसका डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे। ठीक है ना? तो ध्रुवीकरण मतलब क्या, सिंपल शब्दों में और कहें तो अलग अलग ग्रुपों में बढ़ जाना,
और एक दूसरे ग्रुप के विरोध में खड़े हो जाना, उसका विरोध करना, यही ध्रुवीकरण होता है। मतलब एक ध्रुव तैयार कर लेना। जैसे कि आप मेरे पीछे ये पिक्चर देख पा रहे हैं, इसमें देखिए एक ग्रुप यहां बन चुका है और एक ग्रुप ये बन चुका है। वो दोनों ही ग्रुप क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। यही ध्रुवीकरण होता है। इसको अगर शब्दों में समझे तो देखिए, ध्रुवीकरण जो है किसी समाज के भीतर, ध्यान से सुनिएगा, ध्रुवीकरण किसी समाज के भीतर विभाजन या मतभेद तीव्र करने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। समाज के अंदर, किसी समाज में, किसी देश में, किसी राज्य में मतभेद या विभाजन, समाज का विभाजन करने वाली एक प्रक्रिया होती है ध्रुवीकरण। इसमें आमतौर पर विरोधी दृष्टिकोण वाले गुट समाज में मतभेद उत्पन्न करते हैं। क्या कहा गया है, विरोधी दृष्टिकोण वाले गुट। ठीक है ना। ये देखिए, लोग दो अलग अलग गुटों में कब बढ़ते हैं, एक जैसी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति एक तरफ हो जाएंगे और दूसरे प्रकार की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति दूसरी तरफ हो जाएंगे। इस तरह से समाज भी कई गुटों में विभाजित हो जाती है। और ये जो गुट होते हैं, इन गुट के जो विचार होते हैं ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और इसी कारण से समाज कई गुटों में बढ़ जाता है, या राष्ट्र कई गुटों में बढ़ जाता है, या राज्य कई गुटों में बढ़ जाता है। इसी को हम ध्रुवीकरण कहते हैं। तो ध्रुवीकरण का एक विशेष प्रभाव क्या होता है, तो इसका प्रभाव होता है समाज में विभाजन पैदा करना या फिर मतभेद उत्पन्न करना। क्लियर है ना। तो इससे इन विरोधी गुटों के बीच में अविश्वास और संघर्ष की भावना बढ़ जाती है। ध्रुवीकरण समाज के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं में प्रकट हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जिस ध्रुवीकरण की हम बात कर रहे हैं, यह समाज के हर एक स्तर पर दिख सकता है, हर एक स्तर पर। चाहे समाज का राजनीतिक स्तर ले लीजिए, चाहे समाज का सांस्कृतिक स्तर ले लीजिए, चाहे सामाजिक पहलुओं को ले लीजिए, हर जगह ध्रुवीकरण देखा जा सकता है समाज में। क्लियर है। संक्षेप में अगर कहें, अगर इनको और आसान शब्दों में कहें तो ध्रुवीकरण तब होता है जब लोग विपरीत समूहों में बंट जाते हैं। जब लोग विपरीत समूहों में बंट जाते हैं, विपरीत, लेकिन जरूरी नहीं कि दो, बल्कि दो से ज्यादा समूह भी हो सकते हैं। एक जैसी विचारधारा रखने वाले लोग एक अलग गुट बना लेते हैं और वो गुट आपस में अपने विचारों के माध्यम से एक दूसरे का विरोध करते हैं। इस तरह से समाज में का विभाजन इनकी प्रमुख विशेषता होती है। उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है इसको। जैसे यदि कोई शिक्षक चाहता है कि कक्षा को इस बात के लिए मतदान करवाता है कि कक्षा को बाहर लगाई जाए। कोई शिक्षक अपनी कक्षा, जैसे मान लेते हैं सर्दी का मौसम है, अंदर क्लास में सर्दी लग रही है और क्लास बाहर लगाने की इच्छा होती है शिक्षक की। इसके लिए वो अपनी क्लास में जो है मतदान करवाते हैं, एक टीचर क्लास में मतदान करवाते हैं। अब उसमें आधे बच्चे हैं जो इसके लिए मत करते हैं कि वो बाहर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, और उनमें से आधे बच्चे नहीं जाना चाहते, वो अंदर ही बैठकर पढ़ना चाहते हैं। तो क्या हुआ, पूरी क्लास दो अलग अलग गुटों में बंट जाती है, दोनों के विचार एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। और यही क्या है, यही मुद्दा जो है ध्रुवीकरण का कारण बनता है। बात क्लियर हुई ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत के राज्य की राजनीति में क्या स्थिति है इसकी। भारत में राज्य की राजनीति में ध्रुवीकरण क्या है, एक जटिल और बहुआयामी घटना है। ध्रुवीकरण अलग अलग राज्यों में अक्सर पहचान, विचारधारा या राजनीतिक संबद्धता के आधार पर विभाजन को तेज कर सकता है। तो जब हम बात करते हैं किसी राज्य की राजनीति में, तो राज्य की राजनीति में जो ध्रुवीकरण होता है वो अलग अलग स्तर पर या अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर के माध्यम से पहचान के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, राजनीतिक संबद्धता के आधार पर विभाजन कर सकता है। तो कुल मिलाकर के जहां जहां पर भी ध्रुवीकरण की स्थिति होगी वहां वहां विभाजन की परिस्थिति निखर कर सामने आएगी ही आएगी। क्लियर है। और ये जो ध्रुवीकरण होता है ये हर स्तर पर, मैं फिर से बोल रहा हूं कि विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में हर स्तर पर यह ध्रुवीकरण देखा जाता है, चाहे पृष्ठभूमि वहां की शासन व्यवस्था किसी भी प्रकार की हो। क्लियर है ना। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा इसके प्रकारों के माध्यम से और क्लियर करने वाले। जैसा कि आपने यहां पर देखा है कि ध्रुवीकरण एक्चुअल में होता क्या है, तो ध्रुवीकरण से संबंधित सामान्य सी बातें आप यहां पर जान चुके हैं। अब हम कुछ बातें करेंगे इसके टाइप की, कि ध्रुवीकरण के कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो ध्रुवीकरण के देखिए
इसका सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक है, जुड़े हुए हैं। जब तक पूरे कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं करेंगे ना, तब तक ये पूरा टॉपिक एक साथ समझ नहीं आने वाला है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रकारों की। ध्रुवीकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ध्रुवीकरण के प्रकारों को दोस्तों हम यहाँ इसके 5 विशेष रूप से, वैसे प्रकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम के दृष्टिकोण से सिर्फ यहाँ पर आपको 5 प्रकार देने वाला हूं। जैसे कि एक होता है इसका जाति ध्रुवीकरण। जाति ध्रुवीकरण जिसको हम बोलते हैं कास्ट पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? कास्ट पोलराइजेशन, ठीक है ना। तो जाति ध्रुवीकरण क्या होता है? अब ध्यान से सुनते चलिएगा। हालांकि जातीय और सामुदायिक ध्रुवीकरण दोनों ये तो हमारा मेन टॉपिक है, तो इसको हम पूरे विस्तार से आगे और समझने वाले, लेकिन फिर भी तो उनको बेहतर समझने के लिए थोड़ा सा इसका बेसिक यहां पर जान लीजिएगा। देखिए जातीय ध्रुवीकरण क्या होता है? जाति आधारित ध्रुवीकरण में, या फिर कहें कि जातीय ध्रुवीकरण में विविध जाति आबादी वाले क्षेत्रों में राजनीतिक दल अक्सर खुद को विशिष्ट जातियों के साथ जोड़ लेते हैं या चुनावी समर्थन हासिल करने के लिए जाति आधारित शिकायतों को दूर करने का वादा करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए जाति ध्रुवीकरण क्या होता है? जाति ध्रुवीकरण का सिंपल सा मतलब यह होता है कि जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में विशेष कोई जातियां निवास करती है, या ऐसा समझिए कि कोई विशेष जाति वाला कोई क्षेत्र है, तो राजनीतिक दल क्या करते हैं? उस जाति के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उस जाति के हित में बात करते हैं, उस जाति के हित में जो है वो वादे करते हैं कि चुनाव जीत जाएंगे तो उस जाति विशेष के हित में वो विशेष बड़े बड़े कार्य करेंगे, या उन जो भी वादा करते हैं उनको पूरा करने का प्रयास भी करते हैं, और इन वादों के माध्यम से ही वो चुनावी समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उन विशेष जाति की आबादी वाले क्षेत्रों में, ठीक है ना। तो विशेष जाति, अब देखिए कोई राजनीतिक पार्टी आती है, किसी एक जाति विशेष को फोकस करके, टारगेट करके, और उस जाति को विशेष सुविधाएं मुहैया करवाने की बात करती है, क्योंकि उस राजनीतिक पार्टी को पता है कि इस पूरे क्षेत्र में अधिकतम लोग इस जाति के निवास करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जिस जाति को राजनीतिक पार्टी ने सपोर्ट किया है, एक ग्रुप में वो बढ़ जाएगी और बाकी दूसरे ग्रुप में दूसरी जातियां चली जाएगी जिनको राजनीतिक पार्टी सपोर्ट नहीं करना चाहती, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? एक क्षेत्र के अंदर जातियों का क्या हो गया? ध्रुवीकरण हो गया। अलग अलग जातियां गुटों में विभाजित हो जाती है, जिससे क्या हुआ? पूरा जो क्षेत्र में जो पूरा सामाजिक स्तर बना हुआ था वो क्या होगा? विभाजित होना प्रारंभ हो जाएगा। उसमें क्या होगा? रोष उत्पन्न होने लगेगा, मतभेद उत्पन्न होने लगेंगे। बात समझ आ रही ना? तो इस प्रकार से एक समाज के लोगों का अलग अलग जातियों में बढ़ जाना क्या होगा? जाति ध्रुवीकरण। इसी प्रकार से इसका थोड़ा सा अब स्तर थोड़ा अगर ऊंचा उठा दे जाति ध्रुवीकरण का, तो उठा हुआ स्तर सामुदायिक ध्रुवीकरण बन जाएगा। अब यहां पर जाति की बात नहीं होगी, बल्कि धर्म की बात होगी, संस्कृति की बात होगी। अब यहां पर बिल्कुल सेम फंडा है। यहां पर राजनीतिक पार्टियां क्या करेगी? किसी जाति विशेष को नहीं, बल्कि पूरे धर्म को ही फोकस करेगी, पूरे धर्म को फोकस करेगी। एक धर्म विशेष के लोगों को जो है विशेष सुविधा देने का प्रयास करेगी, जिससे उस धर्म के लोगों से उनके जो चुनावी लाभ है वो प्राप्त कर सके, ठीक है ना। तो भारत में धर्म, जातीयता और संस्कृति के संदर्भ में सामुदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है। राजनीतिक पार्टियां विशिष्ट धर्म या जातीय समूहों को बढ़ावा देकर चुनावी लाभ प्राप्त करने का प्रयास करती है, सिंपल शब्दों में। इसके बाद में इसका अन्य प्रकार है क्षेत्रीय ध्रुवीकरण। अब क्षेत्रीय ध्रुवीकरण भी तो होता है, जैसे एक राज्य के अंदर कई अलग अलग क्षेत्र होते हैं। अब एक क्षेत्र विशेष को फोकस करना किसी राजनीतिक दल के द्वारा, तो उससे क्या होता है? दूसरे क्षेत्रों में अलग अलग हर क्षेत्र वाइज जो है अलग अलग गुटों में बढ़ जाता है वो पूरा राज्य, ठीक है ना। तो उन क्षेत्रों में भी अपने आप में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। भारत में राज्यों का जो बंटवारा हुआ है, जो राज्यों की स्थापना हुई है ना, वो विशेष रूप से क्षेत्रीय आधार पर हुई है। तो भारत में जो राज्य विभाजित हुए हैं वो क्षेत्रीय आधार पर ही विभाजित हुए हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल, अब राजनीतिक दल भी देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो एक अलग बात है, लेकिन कई सारे ऐसे राजनीतिक दल है जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जो सिर्फ अपने क्षेत्र में राजनीति करते हैं, है ना। तो उनके द्वारा अपने क्षेत्रों के हितों की वकालत करना और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण से किसी राज्य या क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों के बीच में तनाव उत्पन्न होना आम बात है। एग्जैक्टली होगा ना। कोई क्षेत्र विशेष कोई राजनीतिक दल है तो वो क्या चाहेगा कि सबसे पहले वो अपने क्षेत्र में विकास करे, अपने क्षेत्र के लोगों को खुश रखे, ताकि उसकी वोट बैंक बनी रहे, ठीक है ना, ताकि उस क्षेत्र का हर हालत में विकास हो और उस क्षेत्र पर उस राजनीतिक दल का कब्जा हो जाए। अब इस प्रकार की गतिविधि से क्या होगा? जो दूसरे क्षेत्र है उसमें और उस क्षेत्र में दोनों में क्या होगा? तनाव उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगा।
क्लियर है। तो हम यहां पर हर एक पक्ष में, हर एक प्रकार में ये जरूर देख रहे हैं कि ध्रुवीकरण चाहे किसी भी प्रकार का हो, अधिकतम रूप से हमने इसको नकारात्मक ही देखा है। जब हम इसके अर्थ की बात कर रहे थे तब भी बार बार बोल रहे थे कि समाज को विभाजित कर देता है, समाज में तनाव उत्पन्न कर देता है। और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो भी प्रकार है ध्रुवीकरण के, चाहे वो जाति ध्रुवीकरण हो, सामुदायिक हो या क्षेत्रीय ध्रुवीकरण हो, हर एक प्रकार क्या कर रहा है, समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, तनाव उत्पन्न करने का काम कर रहा है। और किसी भी क्षेत्र में व्यक्तियों में तनाव उत्पन्न होना किसी भी स्थिति में वो सकारात्मक नहीं हो सकता, नकारात्मक ही होगा, है ना। लेकिन इस परिस्थिति के बाद भी हम जो है इसके महत्व को भी देखने वाले हैं, याद रखिएगा, ध्रुवीकरण के महत्व को भी देखने वाले हैं, जिसमें हम सकारात्मक बात भी करेंगे। तो अभी अच्छे से नकारात्मक पॉइंटों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। अब इसमें पॉजिटिव हमें क्या बोलना है उसकी भी हम चर्चा करेंगे लास्ट वाले पॉइंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका चौथा प्रकार है धार्मिक ध्रुवीकरण। धार्मिक ध्रुवीकरण, रिलीजियस पोलराइजेशन। विभिन्न धार्मिक समुदाय वाले राज्यों में ध्रुवीकरण विशेष रूप से स्पष्ट हो सकता है। अब यहां ध्यान देना थोड़ा सा, देखिए धार्मिक ध्रुवीकरण कब होता है, जब कोई एक धर्म विशेष का क्षेत्र है, अब वहां पर राजनीतिक पार्टी उस क्षेत्र को फोकस करती है और उस धर्म के अनुसार अपनी रणनीति बना लेती है। उस धर्म की नीतियों के अनुसार जिस धर्म के लोगों को उसे टारगेट करना है, उस धर्म के नीतियों, उस धर्म के नियमों के अनुसार अपनी चुनावी रणनीति बना लेती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जिस धर्म से संबंधित उन्होंने, राजनीतिक पार्टी ने अपने चुनाव की रणनीति बनाई है, उस राजनीतिक पार्टी में और विशेष जो धार्मिक समुदाय है जो इस राजनीतिक पार्टी का विरोध भी कर सकता है या कर रहा है, उन दोनों में आपस में क्या होगा, फिर तनाव उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। जिस धार्मिक समूह हो जो अन्य धार्मिक समूह है उसमें और धर्म आधारित चुनावी रणनीतियों के बीच में तनाव उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। इसका पांचवा प्रकार होगा राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हर एक राजनीतिक दल की जो है एक विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है, और उसी पर वो काम करते हैं, उसी पर वो जीत कर आने की संभावना व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो राजनीतिक विचारधारा और पार्टी संबद्धता, अब इस दोनों बिंदु क्या हो गए, देखिए राजनीतिक विचारधारा, जिस विचारधारा पर पूरा राजनीतिक दल काम करता है, जिसे हम एक शब्द में कहें तो पॉलिसी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी, ठीक है ना। तो एक राजनीतिक विचारधारा और एक पार्टी संबद्धता, तो एक तरफ हो गई आपकी पॉलिसी उस राजनीतिक दल की, और दूसरा पार्टी संबद्धता का मतलब हुआ कि उस पॉलिसी के साथ में क्या वाकई में राजनीतिक में जितने सदस्य हैं वो सब बंधे हुए हैं, क्या वास्तविक रूप से वो उसी विचारधारा का पालन कर रहे हैं या नहीं, या कितने कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे पार्टी संबद्धता, उस पार्टी से संबंधित होना, जुड़े होना। इन दोनों में जो अंतर होता है राज्यों के भीतर राजनीतिक ध्रुवीकरण का कारण बन जाता है। विरोधी विचारधारा वाले दल टकराव की राजनीति में शामिल हो जाते हैं। जिनकी विचारधारा, सिंपल सी कहानी है यार, जिसकी विचारधारा अलग होगी, विपरीत होगी, वो दूसरे दल में शामिल हो जाएगा और आपस में भिड़ जाएंगे, दोनों विरोध करने लगेंगे एक दूसरे का, ठीक है ना। तो इन 5 बिंदुओं को, इन 5 पॉइंटों को संभाल करके रखिएगा, संजो करके रखिएगा, ये आपके ध्रुवीकरण के प्रकारों में विशेष भूमिका निभाने वाले हैं। अब एक बात और याद रखना इन दोनों बिंदुओं में, किस में, ध्रुवीकरण के अर्थ में और ध्रुवीकरण के प्रकारों में, कि यदि आपके एग्जाम में इसके प्रकार नहीं पूछे गए हैं तो इन 5 बिंदुओं का प्रयोग आप ध्रुवीकरण के अर्थ के साथ व्याख्या के रूप में इन 5 पॉइंटों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये 5 पॉइंट मैंने वही लिए हैं जो ध्रुवीकरण को बहुत आसानी से समझाने में सक्षम है। क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 पर अब मूव करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है हमारा जातीय ध्रुवीकरण। तो अब एक मोटा सा खाका आपके मस्तिष्क में बनकर तैयार हो चुका है कि जातीय ध्रुवीकरण अब क्या होता है, और विशेष रूप से अब हम इस पर थोड़ा से विस्तार से बात करने वाले हैं, कुछ पॉइंटों के माध्यम से बात करने वाले हैं। जातीय ध्रुवीकरण के बारे में अब ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ये एक सामाजिक और राजनीतिक घटना है। कौन सी है? सामाजिक और राजनीतिक घटना। सामाजिक घटना क्यों है? क्योंकि समाज में घटित होती है। राजनीतिक घटना क्यों है? क्योंकि राजनीति इसका विशेष कारण बन जाती है, ठीक है ना। समाज में विभाजन का, आज पूरे देश में जो विभाजन है धार्मिक आधार पर, अगर हम सांप्रदायिक विभाजन की बात करें भारतीय देश में, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? तो उसका सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक दल।
राजनीतिक दलों के कारण ही पूरे समाज को सांप्रदायिक रूप से बांट करके रख दिया गया है। ये जाति के आधार पर समाज में विभाजन और तनाव को, ठीक है ना, बढ़ावा देती है। यह ध्रुवीकरण अक्सर तब होता है जब जाति की पहचान, किसकी, जाति की पहचान राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक आर्थिक आधार पर या सामाजिक आधार पर होती हो। क्या कहा जा रहा है भाई, जाति ध्रुवीकरण कब होगा, जब समाज जातियों में कब बटेगी, जब एक जाति विशेष की एक अलग से पहचान बना दी जाए। एक जाति की पहचान हो सकता है कि उसकी राजनीतिक पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है, अन्य जातियों को नहीं कर रही हो, तो ये जाति ध्रुवीकरण हो जाएगा। इसके अलावा एक जाति ऐसी है जो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है और कुछ जातियां ऐसी है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या फिर थोड़ी बहुत है या बिल्कुल नहीं है, तो आर्थिक पहचान भी उस जाति की हो सकती है या सामाजिक पहचान हो सकती है, ठीक है ना। और सामाजिक पहचान से तो प्राचीन भारत बहुत जूझा है ना, बड़ी ही एक दुख भरी कहानी है प्राचीन भारत की, ठीक है ना। सामाजिक आधार पर अगर हम बात करें जाति ध्रुवीकरण की तो, ठीक है ना, क्योंकि प्राचीन समय से ही भारत जो है जातियों में, कई जातियों में बटा हुआ था, तो वो क्या था, वो जाति ध्रुवीकरण ही तो था। और उसका विशेष आधार क्या था, समाज, सामाजिक आधार था उसका, ठीक है। तो इस जटिल मुद्दे का समाधान करने के लिए न्याय संगत नीतियों, सामाजिक जागरूकता और विभिन्न जाति समुदायों के बीच में एकता को बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता है। इनको बढ़ावा कौन दे सकते हैं, सरकार दे सकती है, राजनीतिक पार्टियां दे सकती है। और राजनीतिक पार्टियां, अगर राजनीतिक दल यदि इनको बढ़ावा देने लगे, किसको, न्याय संगत नीतियों को, सामाजिक जागरूकता को, लोगों को जगाने लगे या समुदायों के बीच में एकता लाने का प्रयास करने लगे, तो बताइए क्या उनका वोट बैंक सुरक्षित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। तो थोड़े से आप भी जाग जाइए। राजनीतिक दल कभी नहीं चाहेंगे कि समाज में जागरूकता उत्पन्न हो, यह बात याद रखिएगा। भारत में राज्य की राजनीति के क्षेत्र में जाति ध्रुवीकरण एक प्रमुख और जटिल घटना बन चुकी है। क्या बन चुकी है, एक जटिल घटना बन चुकी है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर देखो या राजनीतिक स्तर पर देखो, ठीक है ना। तो आइए अब इसको थोड़ा सा हम और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। जातीय ध्रुवीकरण को कुछ पॉइंटों के माध्यम से, कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। बस थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए, जातीय ध्रुवीकरण के कुछ शब्द हमने देखे व्याख्या के रूप में, उसी व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए कुछ पॉइंट में यहां पर लेकर आया हूं। उन पॉइंटों के माध्यम से हम इसे कंप्लीट करेंगे, इस वाले टॉपिक को, क्योंकि चूंकि जो आज का हमारा टॉपिक है वो जातीय और सामुदायिक ध्रुवीकरण है, इसलिए इस टॉपिक में सबसे ज्यादा कंटेंट हमें किस कंटेंट को फोकस करना है, जातीय ध्रुवीकरण और सामुदायिक ध्रुवीकरण को, ठीक है ना। तो ये 5 बिंदु हैं, ये 5 बिंदु हैं। इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पढ़ लीजिए एक बार। पहला टॉपिक क्या है, जाति आधारित राजनीतिक दल, उसके बाद वोट बैंक की राजनीति, जाति आधारित चुनावी गठबंधन, आरक्षण या जाति जनगणना, ठीक है। ये 5 पॉइंट आपको भली भांति समझा देंगे जाति ध्रुवीकरण क्या होता है, ठीक है ना। इन 5 बिंदुओं के माध्यम से बेहतर तरीके समझ लोगे, वो कंटेंट की भी आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी, भर भर के कंटेंट मिलेगा आपको, भर भर के। नोट्स है ना, इसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स की लिंक आपको डलवा दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या है आपका, जाति आधारित राजनीतिक दल, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अब ध्यान से, खाली एक बार अगर पढ़ के भी समझ लोगे ना, अपने आप सब समझता चले जाओगे, क्योंकि लैंग्वेज मैंने काफी इजी कर दी है, काफी सिंपल कर दी है। ये एक किताबी लैंग्वेज नहीं है, इसमें काफी इसको काफी आसान कर दिया गया है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आसान भी नहीं कर सकते, नहीं तो ये लैंग्वेज अपना महत्व खो देगी और फिर नंबरों में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में, ठीक है ना। इसलिए जितनी आवश्यकता सिर्फ उतना ही। देखिए, इन पार्टियों की स्थापना, कौन सी पार्टियों की, जो पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां जाति पर आधारित तो होकर के स्थापना होती है। कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी होती है जो जाति आधारित होती है और इनकी स्थापना ही इसलिए की जाती है, याद रखिएगा। तो क्यों की जाती है, क्योंकि इन पार्टियों की स्थापना अक्सर विशिष्ट जाति समूहों के हितों को पूरा करने के लिए की जाती है। ये राजनीतिक पार्टियों की स्थापना जो होती है, सभी के नहीं कह रहा हूं मैं,
जो पार्टी जाति आधारित होती है, मतलब एक विशेष जाति पर आधारित होती है, तो उस पार्टी की स्थापना ही अक्सर इसलिए की जाती है ताकि वह उस जाति के हितों को पूरा कर सके या उनके उस जाति के हितों का प्रतिनिधित्व कर सके। जैसे उदाहरण से समझिए, उत्तर प्रदेश में एक जाति है, एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। नाम सभी ने सुना है ना, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी क्या करती है, क्यों, किस पर आधारित है ये? तो ये दलितों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका? दलितों का प्रतिनिधित्व करती है। तो दलित जाति सपोर्टेड पार्टी है ये, या बेस्ड पार्टी है ये। क्लियर है? इसी तरह की बिहार में एक राष्ट्रीय जनता दल है जो किसे सपोर्ट करता है? यादव जाति को। समझ आ रहा है? तो ये है राजनीतिक दल जो जाति आधारित होते हैं। तो इन जाति आधारित राजनीतिक दल, अब कोई एक दल तो नहीं है, बहुत सारे दल है ऐसे राजनीतिक दल जो एक विशेष जाति को फोकस करते हैं, विशेष जाति को लक्षित करते हैं। तो इन दलों के कारण उस पूरे राज्य को अलग अलग जातियों में विशेष रूप से विभाजित करने का काम इन दलों ने किया है। इससे क्या हुआ? जातीय ध्रुवीकरण बढ़ता चला गया है और एक दूसरी जातियों में अब और ज्यादा तीव्रता के साथ में विरोध उत्पन्न हो चुका है, इनके बीच में तनाव उत्पन्न हो चुका है। इसी तरह से दूसरा है वोट बैंक की राजनीति। तो राजनीतिक दलों ने जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं उससे भी तनाव उत्पन्न होता है क्षेत्रों में। राजनीतिक दल अक्सर अपने वोट को सुरक्षित रखने के लिए विशिष्ट जाति समूहों को लक्षित करते हैं या उनको विशेष फायदा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पार्टियां कुछ जातियों के बीच एक वफादार मतदाता आधार बनाने की रणनीति बनाती है। पार्टियां क्या करती है? उस जाति को ऐसा यकीन दिलवाती है, विश्वास दिलवाती है कि वो पार्टी उस जाति के लिए विशेष रूप से वफादार है। अगर वो सत्ता में आती है तो उस जाति के हितों के लिए विशेष रूप से काम करेगी। फिर वो सत्ता में आने के बाद करे ना करे वो अलग मैटर है, लेकिन इनके वादे ऐसे ही होते हैं। क्लियर? इसके अलावा जाति आधारित चुनावी गठबंधन, जाति आधारित चुनावी गठबंधन। अब क्या होता है ना, क्या होता है कि जाति आधारित जो राजनीतिक दल होते हैं ये सब अपनी अपनी जातियों को बेस बना करके और चुनाव लड़ते हैं। अब हो सकता है कि वो उनमें से कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई और कोई दूसरा दल ही ले जा चुका है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि जो जाति आधारित जो पार्टियां हैं वो अक्सर मिलकर के अपना गठबंधन बना लेती है। 4-5 जातियों की पार्टियां मिलकर के अपना गठबंधन बना लेती है, वो गठबंधन बना करके वो अपनी सरकार बना लेती है। बात समझ आ रही ना? तो इस तरह से जाति के आधार पर वोटों को मजबूत करने के लिए पार्टियां अक्सर जाति आधारित पार्टियों के साथ चुनावी गठबंधन बना लेती है। चुनावी गठबंधन, ठीक है। इन गठबंधनों का लक्ष्य जाति आधारित समर्थन जुटाकर चुनावों में सफलता प्राप्त करना होती है, ताकि चुनावों में सफलता प्राप्त कर सके गठबंधन बना करके, ठीक है। इसके अलावा चौथा है आरक्षण और कोटा। तो आरक्षण को याद रखिएगा, रिजर्वेशन तो आप सभी जानते ही हैं। तो भारत में जो आरक्षण प्रणाली है ये क्यों लागू की गई थी? ताकि जो जातियां पिछड़ी हुई है उन जातियों को वर्तमान की जातियों के साथ में मिला लिया जाए, या उन जातियों का विकास करके और उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आरक्षण प्रणाली कैसी प्रणाली थी दोस्तों? तो ये एक सकारात्मक प्रणाली थी, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष भी होगा। और वही नकारात्मक पक्ष, आरक्षण प्रणाली का वही नकारात्मक पक्ष जातिगत ध्रुवीकरण को बढ़ावा देगा। कैसे? क्योंकि आरक्षण प्रणाली क्यों आई थी? ताकि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको उठा करके उनको उनका विकास करके और जो है सभी जातियों को एक समान बना दिया जा सके, उनका विकास कर सके। लेकिन चूंकि इसका जो प्रभाव होगा वो सकारात्मक तो ठीक है, बाकी नकारात्मक प्रभाव भी तो होगा, और वही नकारात्मक प्रभाव इसका जातीय ध्रुवीकरण का कारण बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि यार देखिए, एक जाति को या कुछ जातियों को तो आरक्षण मिल रहा है, लेकिन कुछ जाति ऐसी है जिनको आरक्षण से वंचित कर दिया गया है। तो क्या होगा? जो वंचित जातियां हैं उनमें क्या होगा? एक रोष उत्पन्न हो जाएगा, तनाव उत्पन्न होगा, और वो जो वंचित है, जो जातियां वंचित है आरक्षण से, वो मिलकर के एकजुट होकर के आरक्षण वाली जातियों के खिलाफ हो जाएंगे। तो क्या हुआ? हो गया ना ध्रुवीकरण, जाति ध्रुवीकरण हो गया ना जाति के आधार पर। इसी तरह से जाति जनगणना, कास्ट सेंसस जो होता है उसका भी एक प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों?
तो देखिए, जब भी जनगणना होती है तो एक रिजल्ट सामने आता है कि किस जाति की जनसंख्या किस स्तर से बढ़ी है और किस जाति की जनसंख्या किस स्तर से कम हुई है। तो इसमें भी फिर भेदभाव उत्पन्न हो जाता है कि यार कोई एक ऐसी जाति है जो 40% 50% से पर ईयर बढ़ती जा रही है और कोई जाति ऐसी है जो जिसकी जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही है, या कोई ऐसी है जिसकी जनसंख्या और बढ़ने की अपेक्षा कम होती जा रही है। तो क्या होगा, यहां पर एक दूसरे में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होने लग जाएगा। तो ये जो है ना, एक विशेष कारण होता है जनगणना का, जो जनसंख्या जनगणना होती है। अब वहां पर एक मुद्दा बन जाता है कि जब भी जनगणना हो तो जातियों की उस जनगणना में भी क्या ये बताना चाहिए कि कौन सी जाति कितनी प्रतिशत है, कौन सी जाति की कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, क्या ये बताना आवश्यक है। तो कुल मिलाकर जनगणना में जातियों की गणना करना सही होगा या नहीं होगा, ये राजनीतिक विवाद पैदा करती है, राजनीतिक विवाद का विषय है ये, ठीक है। और जाति विभाजन को क्या कर देती है, गहरा करती है, जाति विभाजन और बढ़ने लगता है। क्लियर है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे इसके सामुदायिक ध्रुवीकरण की, सामुदायिक ध्रुवीकरण की, ठीक है ना। सामुदायिक ध्रुवीकरण, मेरे ख्याल से जातीय ध्रुवीकरण आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। उसमें कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा है। जाति के आधार पर जो ध्रुवीकरण हो रहा है, गुट बन रहे हैं, अलग अलग गुटों में विभाजित हो रहे हैं लोग, उसी को हम जाति विभाजन कहेंगे, जाति ध्रुवीकरण कहेंगे। तो जाति ध्रुवीकरण का भी विशेष कारण हो सकता है ना, ठीक है। और सारे कारण हमने अभी तक देखे हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कम्युनिटी पोलराइजेशन क्या होता है, सामुदायिक ध्रुवीकरण क्या होता है। तो सामुदायिक ध्रुवीकरण एक सामाजिक घटना है जो तब घटित होती है, देखिए ध्यान रखना, जो जाति ध्रुवीकरण था ये सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की घटना थी, ठीक है। लेकिन जो सामुदायिक ध्रुवीकरण है ना, ये मात्र एक सामाजिक घटना है। क्या है, एक सामाजिक घटना है। और ये तब घटित होती है जब किसी समाज में धार्मिक, जातीय या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर विभाजन गहरा हो रहा हो। जब किसी समाज में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या संस्कृति के आधार पर विभाजन हो रहा हो लोगों का, एक समाज का, इस तरह के ध्रुवीकरण से सामाजिक एकता को खत्म करने, तनाव बढ़ाने और हिंसा भड़काने जैसे घातक परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार के ध्रुवीकरण के, अगर सामाजिक स्तर पर ये ध्रुवीकरण होता, सामुदायिक ध्रुवीकरण होता है, तो इस ध्रुवीकरण से क्या होगा दोस्तों, समाज में क्या होगा, तनाव की स्थिति बढ़ने लगेगी, यहां तक कि हिंसा तक भड़क सकती है। तो सामुदायिक ध्रुवीकरण को भी कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझे, ताकि हमें एग्जाम में मैक्सिमम जो है, 1 मिनट यार, क्लास को थोड़ा चेक करना पड़ेगा, साउंड वगैरह को, और डिस्टर्बेंस चल रहा है क्लास में। एक अजीब सा साउंड आ रहा था यार। ठीक है। इट्स ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो अब सामुदायिक ध्रुवीकरण को भी कुछ बिंदुओं के माध्यम से धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर, राजनीतिक शोषण, नफरत फैलाने वाले भाषण और प्रचार, सांप्रदायिक हिंसा और सांस्कृतिक अलगाव। तो यार देखिए, इनके ये कारण भी हो सकते, सामुदायिक ध्रुवीकरण के कारण भी हो सकते हैं। भाई सामुदायिक ध्रुवीकरण क्या होता है, तो व्याख्या के रूप में भी इनको बता सकते हो आप लोग। सामुदायिक ध्रुवीकरण के प्रकार में भी, तो प्रकार में भी ये 5 प्रकार बता सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अवलोकन आप इसके माध्यम से कर सकते हो। तो अगर आप टॉपिक को समझते हो ना, तो एक पॉइंट को आप कई जगह घुमा सकते हो, जरूरी नहीं कि एक पॉइंट एक ही जगह रहेगा, उसको घुमा सकते हो आप लोग। ये 5 पॉइंट सामुदायिक ध्रुवीकरण के बारे में बेहतर तरीके से अब इस ध्रुवीकरण, इस प्रकार के ध्रुवीकरण को व्यक्त करते हैं, समझाते हैं कि सामुदायिक ध्रुवीकरण एक्चुअल में होता क्या है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण भी बताते हैं ये। तो आइए एक एक करके इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धार्मिक और जातीय पहचान। धार्मिक और जातीय पहचान, रिलीजियस एंड एथनिक आइडेंटिटी
सामुदायिक ध्रुवीकरण अक्सर तब होता है जब व्यक्ति या समूह तेजी से अपने धार्मिक या जातीय समुदाय के साथ पहचान बनाते हैं। तो सिंपल सी कहानी है, सामुदायिक ध्रुवीकरण कब होगा और विशेष रूप से वो भी कब, धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर। तो ये सामुदायिक ध्रुवीकरण अधिकतम रूप से तब होता है जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अलग अलग अपनी पहचान बनाना चालू कर देते हैं। और पहचान किस आधार पर, तो धार्मिक आधार पर, मतलब एक धर्म के लोग अलग हो जाएंगे, बाकी धर्म के लोग अलग हो जाएंगे। तो इस धर्म के नाम से अपनी पहचान बना ली या जाति के नाम पर अपनी पहचान बना ली, तो इससे क्या होगा, इससे समाज का बंटना स्टार्ट हो जाएगा, विभाजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो व्यापक समाज के हितों पर अपने हितों को प्राथमिकता देने लगेंगे फिर ये लोग, कि अपने समूह के जो हित है ना, उन हितों को पहले प्राथमिकता देंगे उस पूरी समाज की अपेक्षा। तो इस स्थिति में यहां पर सामुदायिक विभाजन, सामुदायिक ध्रुवीकरण कहलाएगा। इसके अलावा राजनीतिक शोषण, तो राजनेता और राजनीतिक दल कभी कभी चुनावी लाभ के लिए सांप्रदायिक पहचान का शोषण करते हैं, सांप्रदायिक पहचान का शोषण करते हैं। तो एग्जैक्टली कर ही रहे हैं, प्राचीन समय से लेकर आज तक के कई सारे उदाहरण आपके सामने इतिहास में पड़े हुए हैं। राजनेताओं ने हमेशा देश को बांटा है अपने चुनावी लाभ के लिए, और विशेष रूप से सांप्रदायिक आधार पर उन्होंने बांटने का प्रयास किया है। वे अपने वोट सुरक्षित रखने के लिए किसी विशेष धार्मिक समुदाय के हितों को पूरा करने का वादा करते हैं और उन वादों को पूरा करने के लिए नीतियां बनाने का बढ़ावा देते हैं, नीतियां बनाते हैं। ठीक है। तो उनकी जो, या उस राजनीतिक दल की जो नीतियां होती है वो एक विशेष धर्म को सपोर्ट करने वाली नीतियां होती है। इस आधार पर ये राजनीतिक शोषण कहलाता है कि राजनीति के आधार पर धर्म की पहचान, धार्मिक पहचान या सांप्रदायिक पहचान का शोषण किया जाता है। क्लियर है। चलिए, इसी प्रकार से नफरत फैलाने वाले भाषण और प्रचार, तो जब इसी स्टेज में नफरत फैलाने वाले भाषण और प्रचारों का प्रसार होता है, मतलब राजनेताओं के द्वारा कुछ ऐसे भाषण दिए जाते हैं जो एक दूसरे सांप्रदायिक आधार पर या अलग अलग धर्मों या अलग अलग जाति के लोगों के बीच में क्या करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं ऐसे भाषण, जिसे अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ावा मिलता है। ठीक है ना। सामुदायिक ध्रुवीकरण को ये बढ़ावा देते हैं, इस प्रकार के भाषण सामुदायिक ध्रुवीकरण को। नकारात्मक रूढ़िवादिता और गलत सूचना समुदायों के बीच में अविश्वास और शत्रुता की भावना को बढ़ा देती है। ठीक है ना। नकारात्मक सूचना हो या गलत सूचना हो, क्या होगा, एक ही समाज के अंदर लोग टूटने लगेंगे अलग अलग समूहों में। इसके पीछे कोई बहाना लेगा, धर्म के आधार का, कोई समाज के आधार का, कोई आर्थिक आधार का या कोई अन्य आधारों का, लेकिन समाज का टूटना प्रारंभ हो जाएगा और उसी को हम क्या कहेंगे, सामुदायिक ध्रुवीकरण। ठीक है ना। इसी प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा की बात करें तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण सांप्रदायिक हिंसा में बदल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगी, झड़पें होंगी, दंगे होंगे, जान माल की हानि होगी। इन घटनाओं के अक्सर कैसे परिणाम होते हैं, दीर्घकालिक परिणाम होते हैं, दीर्घकालिक लंबे परिणाम होते हैं, बड़े भयानक परिणाम होते हैं। वो सांप्रदायिक विभाजन होने लगता है। ठीक है ना। सांप्रदायिक विभाजन होने लगता है, ये सांप्रदायिक हिंसा वाले बिंदु के अंदर आएगा। इसी प्रकार से सांस्कृतिक अलगाव, तो समुदाय सांस्कृतिक रूप से अलग थलग हो सकते हैं। जो समुदाय होते हैं एक जाति के अंदर, वो सांस्कृतिक रूप से भी अलग थलग हो सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से अलग हो सकते हैं वो एक दूसरे समूहों से, जिसके सदस्य मुख्य रूप से अपने ही धार्मिक या जातीय समूह के भीतर मेलजोल और विवाह करते हैं। यह अलगाव सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ में बाधा डाल सकता है। ठीक है ना। क्योंकि इस प्रकार के प्रचार किए जाते हैं राजनीतिक दलों के माध्यम से, या इस प्रकार से उनको सपोर्ट किया जाता है कि वो जाति दल या धार्मिक आधार के जो लोग हैं, विशेष धर्म के लोग या विशेष जाति के लोग हैं, वो अपनी जाति अपने धर्म से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। और इस प्रकार से क्या होता है, संस्कृति से अलगाव होना प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है। चलिए, इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे जातीय सामुदायिक ध्रुवीकरण के महत्व के अंतर्गत हम मात्र ज्यादा नहीं देखेंगे, सिर्फ 3 पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जातीय ध्रुवीकरण का महत्व क्या है, उसके बाद सामुदायिक ध्रुवीकरण के महत्व की बात कर लेंगे। तो जातीय ध्रुवीकरण का महत्व, प्रतिनिधित्व, महत्व। अब इसमें हमें क्या बात करनी है, सकारात्मक बात करनी है, पॉजिटिव बात करनी है कि जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये किस प्रकार से हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है। नकारात्मक बिंदु की तो बहुत बात कर ली हमने, अब बात कर रहे हैं हम इसके सकारात्मक पक्ष की। ठीक है ना। तो प्रतिनिधित्व करना,
जाति ध्रुवीकरण के कारण जाति आधारित राजनीतिक दलों का उदय हुआ। ये भी आप जानते हैं, जाति ध्रुवीकरण, जातियों गुट का अलग अलग गुटों, एक समाज का अलग अलग गुटों में बढ़ जाना जातियों के आधार पर। इससे क्या हुआ, उन गुटों ने अपना एक राजनीतिक दल बनाया। क्लियर है। और उन गुटों ने क्या, उस राजनीतिक दल ने क्या किया, उस जाति को का प्रतिनिधित्व करना चालू कर दिया। वो जाति पहले हाशिए पर हो सकती है, बहुत पिछड़ी हुई हो सकती है, जिसका उस राजनीतिक दल ने क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। तो एक सकारात्मक बात तो यह हो सकती है जाति ध्रुवीकरण की। उसी प्रकार से दूसरी होगी सामाजिक न्याय। ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए आरक्षण जैसी सकारात्मक नीतियां लागू की गई थी। ठीक है ना, ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए, ये तो बड़ा इतिहास है हमारे, बहुत डराने वाला इतिहास है हमारा। ठीक है ना, जिसने सामाजिक स्तर पर, समाज की जातियों के स्तर पर जो पिछली जातियों के साथ में जो अन्याय किया था उच्च जातियों ने, तो उसको सुधारने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या, आरक्षण की व्यवस्था चालू की। और ये आरक्षण एक सकारात्मक नीति थी। ठीक है ना, तो जातिगत ध्रुवीकरण सामाजिक न्याय के महत्व और वंचित समूहों के उत्थान की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। क्लियर है, वंचित समूहों के उत्थान की आवश्यकता, ठीक है, और सामाजिक न्याय के महत्व, इन दोनों को बेहतर तरीके समझाता है। क्लियर, क्योंकि देखिए जब ये ध्रुवीकरण होता है, ध्रुवीकरण होगा किसके कारण, आरक्षण के कारण। तो जो जातियां आरक्षण से वंचित है वो अलग हो जाएगी, वो सब अलग हो जाएगी, तो वो अपनी विशेष मांग रखेगी। और मांग रखने से क्या होगा, सरकार को उन जातियों की मांग, उन आवश्यकताओं का पता चलेगा। बात समझ आ रही ना, जो जातियां वंचित रह गई है आरक्षण से, उनको किस चीज की आवश्यकता है, इस बात से सरकार अवगत होगी और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करेगी। तो ये हमारे लिए सकारात्मक चर्चा हो गई। चुनावी गतिशीलता, तो जो भी राजनीतिक दल होते हैं, जो जातिगत होते हैं या क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं, वो अपनी रणनीति को इस प्रकार से बनाते हैं ताकि वो अपना चुनाव जीत सके, अपनी जाति के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर। तो इस तरह से, या फिर वो गठबंधन कर लेंगे। तो इसमें उनके एक समुदाय, एक जो है एक भावना ऐसी जुड़ी होती है, एक भावना जुड़ी होती है जिससे वो आवश्यकता पड़ने पर एक हो सके। और ये एक होने की जो भावना है ना, ये सत्ता को सुरक्षित रख सकती है, सत्ता को सुरक्षित रख सकती है। तो ये भी एक सकारात्मक भावना, ये सकारात्मक पक्ष ही हो जाता है जाति ध्रुवीकरण का। क्लियर, इसके आगे के पॉइंट आपको किताबों से और ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन 3 पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। सामुदायिक ध्रुवीकरण का महत्व करना नहीं चाहिए, मतलब करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। जब आपसे महत्व पूछा जाएगा ना, तो जाति और सामुदायिक दोनों का एक साथ पूछा जाएगा। तो 3 पॉइंट आपने जाति ध्रुवीकरण में कर लिए और 3 पॉइंट आप सामुदायिक ध्रुवीकरण में कर लीजिएगा। 6 पॉइंट हो जाएंगे, आपका काम बेहतर तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो धार्मिक और जातीय विविधता, धार्मिक और जातीय विविधता, तो भारत अनेक धार्मिक और जातीय समूहों वाला एक विविधतापूर्ण देश है। सामुदायिक ध्रुवीकरण राजनीतिक क्षेत्र के भीतर इस विविधता को स्वीकार करने और सम्मान करने के महत्व को दर्शाता है। कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। राजनीतिक गठबंधन, तो सामुदायिक ध्रुवीकरण से क्या होता है, विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों के बीच में क्या होता है, गठबंधन प्रारंभ हो जाता है। और ये गठबंधन राज्य की राजनीति और चुनाव परिणामों पर पर्याप्त जो है प्रभाव डालेंगे। सिंपल से कहा नहीं यार, गठबंधन बनेगा तो क्या होगा, चुनावी परिणामों पर प्रभाव होगा ना। ठीक है, इसके अलावा लास्ट वाला है राष्ट्रीय एकता, तो राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिलता है इससे। सामुदायिक ध्रुवीकरण का प्रबंधन राष्ट्रीय एकता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे बहुधार्मिक और बहुजातीय राष्ट्रों में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए विविध समुदायों के अधिकारों और आकांक्षाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो सामुदायिक ध्रुवीकरण बहुत ही आवश्यक है। अंतिम रूप से हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष की। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय राज्य की राजनीति में जाति और सामुदायिक जो ध्रुवीकरण, दोनों प्रकार के ध्रुवीकरण होते हैं, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह एक विविध और बहुलवादी समाज के प्रबंधन की जटिलताओं को उजागर करने का काम करते हैं। ठीक है, हालांकि वे सामाजिक एकता और शासन के लिए चुनौतियां तो पैदा करते हैं, लेकिन वे हाशिए पर रहने वाली जो समुदाय हैं या जो जातियां हैं, उनको अपने अधिकारों का दावा करने, न्याय की मांग करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करते हैं। क्लियर है, तो राष्ट्रीय एकता के व्यापक लक्ष्य के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की आवश्यकता को संतुलित करना भारतीय नीति निर्माताओं के लिए एक सतत चुनौती बनी हुई है। इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट, और अगले टॉपिक में अर्थात कि लेक्चर नंबर 12 में हम नए टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें चर्चा होगी राज्य की राजनीति की।
ठीक है। और राज्य की जो राजनीति होती है वो किस किस आधार पर होती है, सांप्रदायिक आधार पर होती है या राष्ट्रीय आधार पर होती है, क्षेत्रीय आधार पर होती है, इन विभिन्न आधारों की हम कल वाले सेशन में चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट शेष रह भी जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अगले लेक्चर में उस डाउट को खत्म करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं सेशन, ये सभी जो सीरीज हमारे द्वारा चल रही है, ये आपके काफी हेल्पफुल हो रही है। और मैं थर्ड ईयर वाले बच्चों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जो पेपर आपके अभी तक नहीं हुए हैं और जिनके आईएमपी क्वेश्चन अभी तक आपको नहीं मिले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस सब्जेक्ट के आपको आईएमपी क्वेश्चन चाहिए। मैं 100% आपको 15 क्वेश्चन वाला मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई मैटर नहीं करता। 15 क्वेश्चन, मात्र 15 क्वेश्चन का मॉडल पेपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो एग्जाम से कब एग्जाम है आपका, एग्जाम डेट सहित मुझे बताइएगा, आपको मॉडल पेपर उसका मिल जाएगा। क्लियर है? और बाकी कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।